हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस लेसन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको 7th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। तो 7th स्टैंडर्ड का ये जो हमने लेसन देखा है, लेसन नंबर 11, तो इसका फर्स्ट पार्ट भी जो है आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट भी आप पहले देखिए, उसके बाद ही सेकेंड पार्ट कंप्लीट देखिए, तभी आपको जो पूरा लेसन यहाँ पे दिया है सेल स्ट्रक्चर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सेल क्या होता है। तो सेल होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हमारी जो पूरी बॉडी है ये किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सबसे छोटा यूनिट जो होता है हमारे बॉडी का वो होता है सेल। तो ये सब हमने फ्लो चार्ट के थ्रू भी देखा था। उसके बाद हमने डायग्राम देखा था कि सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम एंड देन हमारी पूरी बॉडी बनती है। और जो लाइफ प्रोसेस हमारा होता है वो उसी के कारण होता है। उसके बाद हमने देखा था कि सेल का जो भी इन्वेंशन किया था या फिर किसने ये सारी चीज़ें डिस्कवर की थी, तो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले ये क्या किया था कि सेल होता क्या है, कि उन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा कॉर्क जो था वो माइक्रोस्कोप के अंडर रख के उसे ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्हें पता चला था कि उसे वहाँ पे क्या है, कंपार्टमेंट्स के जैसे उसका स्ट्रक्चर है, और उन्होंने उसे नाम दिया था सेल्स। तो ये हमने देखा था। उसके बाद कि सेल्स जो होते हैं वो हम ऐसे ही आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसे देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, उसे कहा जाता है माइक्रोस्कोप। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो इसके बारे में भी हमने देखा था। देन उसके बाद ऑनियन सेल्स जो होते हैं वो किस तरीके से देख सकते हैं वो देखा था। एंड सेल के जो साइज शेप्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो कुछ यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया है, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हो कि किस तरीके से उनके साइज हो, शेप हो, वो अलग है। नेक्स्ट हमने देखा था सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल जो होते हैं, तो उनमें कंपैरिजन हमने देखा था। सिमिलरिटीज़ क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो हमने देख लिया था। और ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आपको एक बार देखना होगा। उसके बाद सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, इनके बारे में हमने देखा था। और लास्ट पॉइंट जो था वो था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो हमने देखा था। अभी सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ट्राई जिसमें आपको दिया है, फर्स्ट वन, कीप अ moistened piece of bread or bhakri in a closed box. Observe it after a 3-4 days using a magnifying lens. मॉइस्चर का मीनिंग होता है जिसमें मॉइस्चर होगा, ऐसे कोई ब्रेड हो, भाकरी हो, उसे आपको लेना है और एक क्लोज बॉक्स में आपको रखना है। और 3 से 4 दिन होने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, मैग्नीफाइंग लेंस जो होते हैं उसके अंडर आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। सेकेंड है ऑब्जर्व अ क्रॉप ऑफ मडी वाटर और वाटर फ्रॉम अ स्टैगनेंट पडल अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कि मडी वाटर जो होता है, कीचड़ का पानी, वो आप ले सकते हो, या फिर स्टैगनेंट पडल का मीनिंग होता है जहाँ पे पानी जमा होता है। कई रास्ते के ऊपर गड्ढा बना हुआ होता है, उसमें पानी जो जमा होता है वो पानी आप ले सकते हो स्लाइड के ऊपर। उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसके नीचे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। Third one, take a drop of yogurt or buttermilk on a glass slide and observe it under a compound microscope. In your notebook, draw sketches of the microscope you observe. तो हर जगह पे जो है देखिए, जैसे कि फर्स्ट वन है, अगर हम जो मॉइस्चर पीस होता है ब्रेड का, भाकरी का, 3-4 दिन तक अगर हम बॉक्स में रखेंगे तो उसमें फंगस लग जाता है, तो उसे आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो वहाँ पे जो आपको सेल्स दिखाई देंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो वहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, अलग दिखेंगे। अगर आप ड्रॉप जो मडी वाटर होता है उसको अगर आप ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के अंडर, तो आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अलग होंगे। योगर्ट हो, योगर्ट में भी क्या होते हैं, योगर्ट किस तरीके से बनता है वो आगे हम देखने ही वाले हैं, लेकिन कुछ हेल्पफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं मिल्क से योगर्ट बनने के लिए। तो योगर्ट को भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो और देख सकते हो कि वहाँ पे किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रहे हैं, और वही आपको क्या करना होगा, आपके नोटबुक में ड्रॉ करना होगा। देन हम देखेंगे डू यू नो में, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर्स इन साइज। अगर 100 माइक्रोमीटर से छोटा कोई भी चीज़ होगी तो उसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। सो वी मेक ग्लास स्लाइड्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो 100 माइक्रोमीटर से जो भी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी साइज
100 माइक्रोमीटर्स या फिर उनसे भी छोटी होती है, तो इसके लिए हमें उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि छोटे से छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर छोटी जो भी सेल्स हमने पहले देखे, तो उनको हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। तो वो वहाँ पे लेंसेस होते हैं अलग अलग, उनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। साइजेस ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पैरामेशम होता है, उसका साइज होता है अबाउट 100 माइक्रोमीटर्स। बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड जो होता है उसका होता है 1 to 3 माइक्रोमीटर्स, इतना छोटा होता है। और 100 माइक्रोमीटर्स ही हम देख सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो उससे कम अगर 1 to 3 माइक्रोमीटर्स होगा तो वो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। पोलियो वायरस जो होता है उसका साइज होता है 28 नैनोमीटर्स। माइक्रोस मेजर लेस देन 100 माइक्रोमीटर्स, तो 100 माइक्रोमीटर्स से भी छोटे अगर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनके नीचे लेंसेज की हेल्प से मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। इवन इन दिस माइन्यूट ऑर्गेनिज्म देयर ऑर्गेनेल कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस विद इन द सिंगल सेल। जैसे कि हम ह्यूमन होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर क्या होते हैं, उनमें मल्टी सेल्स होते हैं। तो अगर हम सिंगल सेल की बात करेंगे, जो सिंगल सेल वाले एनिमल्स होते हैं तो उनमें भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि हमारे कई सारे सेल्स है, उनसे बने हुए टिश्यूज ऑर्गन्स है, तो हमारा एक लाइफ प्रोसेस होता है। उसी तरीके से सिंगल सेल्स वाले भी जो एनिमल होते हैं उनमें भी लाइफ प्रोसेसेस के लिए उनके ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज योर ब्रेन पावर में आपको दिया है, कैन द पॉइंट ऑफ ए नीडल अकोमोडेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि हमारे पास जो नीडल होता है, जो सुई होती है, उसके पॉइंट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं क्या, तो यस होते हैं, क्योंकि उनसे भी जो पॉइंट होगा उसका जितना डिस्टेंस अगर होगा या फिर हम देख सकते हैं कि जितना वो पॉइंट होता है उसमें भी कई सारे लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई देंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। Nature of microorganisms. Among the sketches you have drawn, do you find any of the microorganisms you see below? What inference can you draw about their sizes? कि जैसे हमने देखा कि योगर्ट का हो, मडी वाटर हो, उनमें अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इस तरीके से कुछ वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स आपको दिखे, यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से आपने स्केचेस जो ड्रॉ किए हैं उसी तरीके से यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, उसी साइज से शेप जो होते हैं वही माइक्रोब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं, ये आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से। देखिए कितने अलग अलग साइज और शेप के माइक्रोब्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, some microorganisms like the fungus that grows on bread or strands of algae in ponds are multicellular। जैसे कि हमने देखा ब्रेड या फिर भाकरी चपाती जो होती है उसको 4-5 दिन तक अगर आप किसी बॉक्स में बंद करके रखोगे और उसके बाद अगर आप देखोगे 4-5 दिन के बाद, तो वहाँ पे आपको कुछ कॉटन लाइक वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसे कहा जाता है फंगस। उसके बाद अलगे जो होता है, तो अलगे क्या होता है, अगर पॉन्ड्स में जहाँ पे कंटिन्यूसली पानी जमा होता है ऐसी जगह पे आप देखोगे तो ग्रीन कलर का लेयर आपको दिखाई देगा, तो उसे कहा जाता है अलगे। तो जो फंगस होता है, अलगे होता है, ये भी क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। However, most organisms such as a bacteria and viruses are unicellular। यूनिसेल्युलर का मीनिंग होता है सिंगल सेल वाले जो भी माइक्रोब्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, तो वो यूनिसेल्युलर होते हैं। दे हैव अ समवॉट डिफरेंट सेल्युलर स्ट्रक्चर। तो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल्युलर स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। दे डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, जैसे हमने देखा प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में जो होता है, तो उसी तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें कहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, जो यूनिसेल्युलर होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड आर देयर ओनली कंपोनेंट्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड। सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पे दिया है, किस तरीके से देखिए कि यहाँ पे दिए हैं कि राइबोसोम्स होते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोइड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, देन सेल वॉल होता है और आउटर कवरिंग होता है, उसे कहा जाता है कैप्सूल। और यहाँ पे फ्लैजेलम भी होता है जो कि उन्हें मूव होने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होगा। देन यहाँ पे बॉक्स में देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस जिसे NCCS कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म उसका, पुणे इज एन इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व इन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ
सेल साइंस, उसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये कहाँ पे है? पुणे में है ये इंस्टीट्यूशन। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ईच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड्स अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए या फिर जो भी जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर हो, हर एक चीज़ हमारे लिए क्या होती है? फेवरेबल होती है, तभी हम वहाँ पे रह सकते हैं। तो उसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए। मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, उसी में वो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं और उनका रिप्रोडक्शन भी होता है। Many microbes need oxygen for their growth, whereas some microbes can grow without oxygen. कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कुछ बिना ऑक्सीजन के ही ग्रो होते हैं। Some microorganisms survive even in extreme and adverse conditions like the ocean floor, ice in polar region, हॉट वाटर स्प्रिंग एक्सेट्रा। कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, एडवर्स कंडीशन होती है, वहाँ पर भी वो ग्रो होते हैं। जैसे कि ओशन फ्लोर जो होता है वहाँ पर होते हैं, जो आइस होती है पोलर रीजन में, उस आइस में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ थिक कवरिंग अराउंड देमसेल्व्स एंड स्टॉप देयर लाइफ प्रोसेसेस। कि कुछ ऐसे एडवर्स कंडीशन हो जाते हैं कि जहाँ पे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है या फिर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनके अराउंड वो क्या करते हैं? थिक कवरिंग कर लेते हैं कि जिसके कारण जो भी लाइफ प्रोसेसेस है उनके थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं? स्टॉप कर लेते हैं। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन दे कम आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड कंटिन्यू देयर लाइफ प्रोसेसेस। और इस तरीके से फिर से वो क्या करते हैं? अपनी लाइफ प्रोसेसेस को चालू कर देते हैं। जैसे कि देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर बीमार पड़ते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो कुछ समय के लिए हमें अच्छा फील होता है। लेकिन अगर हम मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं, फिर से क्या होता है? हमें वही प्रॉब्लम, जो भी हमें डिसीज़ हुआ है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हमारे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, वो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। और हम लोग कहते हैं कि जब हमने मेडिसिन खाया तो हमें बेटर लग रहा था, अभी मेडिसिन नहीं खा रहे, फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो ये किसके कारण होते हैं? कई बार कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर अच्छी कंडीशन मिल जाती है उनकी ग्रोथ के लिए, तो वो क्या करते हैं? अपनी लाइफ प्रोसेसेस को स्टार्ट करते हैं। अगर एडवर्स कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पर वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने अराउंड क्या करते हैं? इस तरीके का थिक कवरिंग बना लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस उनकी थोड़ी देर के लिए वो बंद कर देते हैं। और जैसे ही उनके लिए जो कंडीशंस अच्छी होती है उनकी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, वो फिर से क्या करते हैं? उसके बाहर आके फिर से अपने लाइफ प्रोसेस को चालू कर देते हैं। वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो? कहाँ पे होते हैं? तो उनके मीडियम देखिए कहाँ पे हो गए? सॉइल में, वाटर में, डिकिंग जो मैटर होता है उनमें भी हमें क्या दिखाई देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। उसके बाद टेम्परेचर कैसे चाहिए इनको? 25 डिग्री टू 37 डिग्री तक उनको अगर टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे वो ग्रो होते हैं। न्यूट्रिशन क्या लगता है? स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल अलगे होते हैं तो उनके लिए क्लोरोफिल लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। मतलब हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए? तो मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड वार्म होगा तो वहाँ पे वो अच्छे से ग्रो होते हैं। जैसे कि अगर फंगस है, अगर चपाती भाकरी ऐसी जगह पे आप रख दो, खाना अगर हम जो बनाते हैं उसको अगर आप थोड़ी सी गर्म जगह पे जहाँ पे मॉइस्चर होता है ऐसी जगह पे अगर आप रखते हो तो वो जल्दी खराब हो जाता है। According to shape and life processes, microorganisms are classified as algae, fungi, protozoa, bacteria and viruses. तो उनके शेप के अकॉर्डिंग या फिर उनकी जो लाइफ प्रोसेसेस है उनके अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया जाता है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं जिनके कारण हमें डिसीजेस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनके कारण हमारी हेल्प होती है। तो किस तरीके से वो हम देखेंगे। टेक अ 2 earthen pots half filled with soil and mark them A and B. Mix some waste material like a garden waste, dung, fruit peel, vegetable stalk, पेपर स्क्रैप एक्सेट्रा विद द सॉइल इन अ पॉट। 2 अर्थन पॉट, मिट्टी के बर्तन आप घड़े होते हैं उनको लेना है। उसमें आपको क्या करना है, या फिर जो पॉट्स आते हैं अर्थन पॉट्स उनको लेना है और उसमें आपको क्या करना है, एक के ऊपर ए लिखना है, एक के ऊपर बी लिखना है। तो जो ए पॉट होगा उसमें आपको जो गार्डन वेस्ट जो होता है जैसे कि लीव्स हो जाएंगे, जो छोटी स्टिक्स पड़ी होती है उनको आप ले सकते हो। फ्रूट के पील जो छिलके होते हैं या फिर डंग जो होता है, काउ डंग वगैरह होगा वो। वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, वेजिटेबल्स का स्टार्क वगैरह जो बचा हुआ होता है वेजिटेबल का पार्ट वो। पेपर स्क्रैप, उनको ए पॉट जो होगा उसमें भरना होगा। और मिक्स थिंग्स लाइक अ पीसेस ऑफ ग्लास,
स्क्रैप मेटल, प्लास्टिक बैग्स जो होगी उनको आपको बी पॉट में रखना है। कीप बोथ पॉट्स एट द सेम स्पॉट इन द गार्डन एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स। एक ही जगह पे गार्डन में आपको रखना है और 3 to 4 वीक्स के बाद आपको देखना है कि उनमें क्या चेंजेस होते हैं। डिड द गार्बेज इन पॉट बी रिमेन अनचेंज, बी जो पॉट होगा क्या वो अनचेंज रहेगा, तो वहाँ पे वो क्या होगा, अनचेंज होगा। और क्यों होगा कि बी पॉट में रखा हुआ है ग्लास, स्क्रैप मेटल, प्लास्टिक बैग्स, तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे, वो एज इट इज सालों के सालों भी अगर वहाँ पे पड़े रहेंगे तो उसी हालत में आपको दिखेंगे, उनमें कोई भी चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। वेयर डिड द गार्बेज इन अ पॉट ए डिसअपियर एंड व्हाई, अगर ए पॉट आप देखोगे तो वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें आपने डाली थी, वेजिटेबल के बचा हुआ पार्ट होगा या फिर फ्रूट के छिलके होंगे, काउडंग होगा या फिर लीव्स वगैरह पड़ी होती है जो गार्डन की, वो अगर आपने डाली है तो आपको नहीं दिखाई देगी। और क्यों नहीं दिखाई देती है वो हम देखेंगे। माइक्रोब्स प्रेजेंट इन अ सॉइल, डंग एक्सेट्रा डिकम्पोज द गार्बेज टू ऑब्टेन फूड मटेरियल्स, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में या फिर जो डंग होगा वो, तो उनमें तो वो क्या करते हैं, गार्बेज को, जो फूड मटेरियल जो होगा वहाँ पे, जैसे कि हमने देखा वेजिटेबल वाला, फ्रूट वाले छिलके होंगे, तो उनको क्या करते हैं, उनको वो डिकम्पोज करते हैं, मीन्स खाते हैं उनको। एज अ रिजल्ट गार्बेज इज सून कन्वर्टेड इनटू अ मैन्योर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड अवर सराउंडिंग आर केप्ट क्लीन, तो वो क्या करते हैं, उन मटेरियल्स को, फूड मटेरियल्स को खाते हैं और उन्हें क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। एज इन द केस ऑफ गार्बेज फॉर प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, टू माइक्रोब्स आर रिलीज इनटू द सीवेज सो एज टू हेल्प इन द क्विक डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इट, तो जो भी वो जब फूड मटेरियल होगा तो उसे डिकम्पोज करने के बाद ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है जो कि सॉइल के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है। तो जहाँ पे गार्बेज को डिस्पोज किया जाता है या फिर जो सीवेज डिस्पोजल होता है वहाँ पे जानबूझ के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, वहाँ पे रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है कि जिनके कारण जल्दी से जल्दी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो जाए और वो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि सॉइल के लिए काफी अच्छे होते हैं, जिनके कारण सॉइल भी फर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे वाई शुड ड्राई एंड वेट वेस्ट बी कलेक्टेड सेपरेटली, कि जैसे आपने देखा होगा गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालना चाहिए। तो क्यों डालते हैं हम लोग, क्योंकि जो गीला कचरा होता है मोस्टली किचन से रिलेटेड जो कचरा होगा तो उसे अलग रखने का रीज़न यही होता है कि उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोज कर पाते हैं। और अगर प्लास्टिक वगैरह होगा, जैसे कि सूखा कचरा हम डालते हैं तो प्लास्टिक होगा या फिर थर्मोकॉल होगा, मेटल्स की कुछ चीज़ें होती है तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाती, इसके लिए उनको सेपरेटली क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। Observe the roots of the pea, bean and fenugreek plants. What could be the functions of the nodules on their roots? तो अगर आपने जो बीन होते हैं, फेनुग्रिक होते हैं, उनके प्लांट्स अगर आपने देखे होंगे, उनके रूट्स के ऊपर नोडुल्स होते हैं। वो किसके लिए होते हैं? वी हैव सीन दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दोज इन द रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स कंपाउंड्स। तो ये नोडल्स क्या काम करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं जो कि एनवायरमेंट में, जो सॉइल में, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उनको वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में या फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सॉइल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, देखिए कि दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड हेल्पफुल increase soil fertility and thereby the protein contents of the pulses grown in that soil। तो जिस जगह पे, जिस जमीन में पल्सेस को ग्रो करना होता है, जो प्रोटीन कंटेंट पल्सेस होती है उनको ग्रो करना होता है, तो उससे पहले क्या किया जाता है, इस तरीके के प्लांट्स वहाँ पे लगाए जाते हैं कि जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सके नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जिसके कारण जो सॉइल होती है वो क्या होगी, फर्टाइल होगी और उसके बाद के जो भी क्रॉप्स वहाँ पे लिए जाएंगे उनको, उनसे क्या होगा, फायदा होगा। नेक्स्ट आपको दिया है एक प्रोजेक्ट जिसमें आपको करना क्या होगा कि आपके विलेज में, सिटी में, जहाँ पे गार्बेज डिपोट जो होता है, गार्बेज को डिस्पोजल किया जाता है, उस जगह पे आपको जाना है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कचरा होता है उसे पीट्स मीन्स गड्ढे बना के उसमें उसके अंदर डाला जाता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो रीज़न यही होगा कि जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं गार्बेज में जो भी कोई मटेरियल होता है, फूड मटेरियल जो होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, या फिर जो प्लांट्स के लीव्स वगैरह होते हैं उनको भी डिकम्पोज करते हैं और उसका क्या बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं जो कि सॉइल में मिक्स हो जाता है, जो कि सॉइल के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए वो पीट्स मीन्स गड्ढे बना के उसके अंदर गार्बेज को डालते हैं। व्हाट डज योर मदर डू
टू मेक योगर्ट फ्रॉम मिल्क, मिल्क से योगर्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है घर में, तो आप पूछ सकते हो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क आर मिक्स विद अ ल्यूकवार्म मिल्क एंड इट इज केप्ट एट द टेम्परेचर फॉर 8 to 10 hours, microbes present in the drops of yogurt quickly multiply and the milk gets converted into yogurt। तो योगर्ट, दही किस तरीके से बनाया जाता है घर में, अगर आपने देखा होगा तो जो दूध होता है थोड़ा सा हल्का सा गर्म होता है, ल्यूकवार्म मीन्स क्या, हल्का सा गर्म होगा, उस दूध में डाला जाता है बटर मिल्क या फिर जो योगर्ट होता है उसके कुछ ड्रॉप्स जो है वहाँ पे ल्यूकवार्म मिल्क में ऐड किए जाते हैं, उसे मिक्स किया जाता है एंड देन उसके बाद टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा उसमें 8 to 10 आवर्स के लिए रखा जाएगा। अगर आप फ्रिज में रखोगे तो वो नहीं बन पाएगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है रूम का वहाँ पे आपको रखना होगा 8 to 10 आवर्स के लिए। और उसके बाद क्या होगा कि जो भी ड्रॉप्स हमने डाले हैं या फिर 1 चम्मच योगर्ट हमने वहाँ पे मिक्स किया होगा तो उसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं तो 8 से 10 घंटे में वो क्या करते हैं, क्विकली मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जिसके कारण मिल्क जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, योगर्ट में। तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स है ये हमारे लिए कैसे है, यूजफुल है, इन्होंने हमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पे दिखा है क्या, नहीं। तो ये हमारे लिए कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर मिल्क, चीज़, पनीर एक्सेट्रा। तो ये जो मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं वो किन के कारण बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। फर्मेंटेशन, अभी फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है वो हम देखेंगे। द केमिकल प्रोसेसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड इनटू अनदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इजी अगर हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन एक्चुअली क्या होता है, मिल्क से हमने दही बनाया वो भी एक तरीके का फर्मेंटेशन होता है। अगर हमने इडली का बैटर बनाया कि जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि इडली बैटर आपने अगर देखा होगा तो मम्मी क्या करती है कि 7 से 8 घंटा जो दाल चावल होता है उसे भिगा के रखती है, उसके बाद रात में उसे पीस के रखती है एंड देन दूसरे दिन वो इडली बनाई जाती है। तो दूसरे दिन हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के लिए उसे कुछ टाइम लगता है। अगर आप रात में देखोगे तो जो बैटर होता है, अगर आप जो भी पॉट आपने लिया होगा तो हाफ पॉट अगर होगा तो दूसरे दिन अगर आप देखोगे तो वो जो वॉल्यूम होता है उसका बढ़ जाता है। किसके कारण बढ़ता है वहाँ पे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोसेस वहाँ पे होता है उनके कारण फर्मेंटेशन होता है। वहाँ पे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर जो गैसेस होती है वो भी रिलीज होती है और जिसके कारण गैसेस रिलीज होने के कारण जो वॉल्यूम होता है वो भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड डो एंड इडली बैटर आर सीन टू राइज। अगर आपने देखा कि इडली बैटर अगर आप देखोगे या फिर ब्रेड के लिए जो डो बनाया जाता है तो वो भी फर्मेंट करके ही उसे यूज किया जाता है, तो वहाँ पे उनका वॉल्यूम जो है राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। द प्रोसेस ऑफ fermentation is used for making yogurt from milk, producing alcohol from grains and fruits। फ्रूट से जो अल्कोहल बनाए जाते हैं जैसे कि ग्रेप से वाइन बनाई जाती है तो वहाँ पर भी फर्मेंटेशन प्रोसेस ही यूज किया जाता है। देन फ्लोर से ब्रेड बनाया जाता है बेकरी में तो वहाँ पर भी फर्मेंटेशन प्रोसेस, जैसे कि ईस्ट को यूज किया जाता है देखिए वहाँ पे, तो वह भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन, एंटीबायोटिक्स होते हैं इन प्रोडक्शन में। तो इस तरीके से फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यूज योर ब्रेन पावर में देखेंगे व्हाई इज योगर्ट मिक्स इन द बैटर और डो फॉर मेकिंग रवा इडली बैटर, रवा इडली भटूरे नान एक्सेट्रा। तो इनमें क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा कि रवा इडली जो होते हैं अच्छे क्या होते हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं जिसके कारण वो बनाना हमें काफ़ी आसान होता है, उनका टेस्ट भी अच्छे से बढ़ जाता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके कारण फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे कुछ गैसेस भी रिलीज होते हैं जिनके कारण वो हल्के फुल्के बन जाते हैं। हाउ डू प्रिपरेशन लाइक योगर्ट इडली डोसा बिकम ईजी टू डाइजेस्ट। तो किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे कि जो योगर्ट होते हैं, जो इडली डोसा में हम लोग अगर इडली डोसा का बैटर बनाते हैं तो वो क्या होता है हमारे लिए ईजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। इफ माइक्रोब्स आर अलाउड टू ग्रो इन बैटर, डो, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, दे ब्रेक डाउन दी सब्सटेंसेस प्रोड्यूसिंग न्यू कंपाउंड्स एज दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन देम। तो ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो इनमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई क्विकली क्या होते हैं, ग्रो होते हैं एंड मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दिस माइक्रोबियल प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कॉमन फूड स्टफ। कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, फूड स्टफ्स जो होते हैं उनके प्रोसेसेस के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस हो और ये माइक्रोबियल प्रोसेस जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। Sometimes when you are ill, the doctor
prescribes capsules or injections of medicines like a penicillin. These types of medicines destroy the pathogens and retard their growth. कि हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं उनका फ़ायदा क्या होता है कि जो भी डिसीज़ हमें हुआ है और जिन माइक्रोब्स के कारण, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमें वो डिसीज़ होता है, उनको किल करने का या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है? मेडिसिन करते हैं। दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमें कुछ बीमारी हुए तो एंटीबायोटिक्स खा लेंगे, जिससे के कारण क्या होगा कि हम ठीक हो जाएंगे, हमारी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जो भी डिसीजेस के पैथोजेंस होते हैं, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, मीन्स कम कर देते हैं या फिर उनको किल कर देते हैं, तो उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स। तो ये एंटीबायोटिक्स भी स्पेसिफिक जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी हेल्प से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। डिसीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलेरा एक्सेट्रा विच वर प्रीवियसली कंसिडर इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल मीन्स क्या कि जिसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं या फिर जिनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ऐसे ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कॉलेरा था, हैव नाउ कम अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। लेकिन आजकल अगर किसी को टीबी होता है, टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है, तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। किसके कारण? ऐसे जो एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं इनके कारण। Domestic animals too can be protected from various diseases by mixing antibiotics with their food। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं तो अगर उनको कुछ बीमारी हो जाती है तो उनके खाने में इस तरीके के एंटीबायोटिक्स को मिक्स करके उनको वो खाना खिलाया जाता है, जिनके कारण उनके भी जो भी डिसीजेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। प्लांट डिसीजेस कैन ऑल्सो बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। आपने देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर भी क्या होते हैं? डिसीजेस होते हैं, जहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह आते हैं या फिर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर में हम देखेंगे, दो एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर क्योरिंग सर्टन डिसीजेज दे कैन बी हार्मफुल इफ यूज विदाउट कंसल्टिंग अ फिजिशियन। एक साइड से अगर हम देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स जो है हमारे लिए यूज़फुल होते हैं कि कुछ डिसीजेस को हम क्या कर सकते हैं? क्योर कर सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी कंसल्टिंग फिजिशियन। जो भी हमारे डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट किए बिना ही अगर आप आपके मन से कोई भी एंटीबायोटिक खा लेते हो तो उसका हार्मफुल इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है। हेंस अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। और इसीलिए डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा हमें मेडिसिन मिलती भी नहीं है और हमें लेना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट वी should not take any medicines on our own to treat ailments like a body aches, headache, common cold, etc. कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि नॉर्मली अगर उन्हें सर्दी खांसी हो जाती है, सर दुखता है, तो मेडिकल में जाके विदाउट एनी प्रिस्क्राइब या फिर डॉक्टर को दिखाए बिना ही वो दवाई खा लेते हैं और फिर बाद में उसका साइड इफेक्ट भी उन्हें दिखाई देता है। तो ऐसे हमें नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो भी डॉक्टर हमें बताते हैं वही मेडिसिन हमको लेनी चाहिए। वाई आर इन्फांट्स वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स टाइम शेड्यूल। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा उनकी एक फाइल होती है जिसमें सारे जो उनके वैक्सीन होते हैं वो हमें बताए जाते हैं या फिर उनका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इस महीने में यही हम वैक्सीन देने वाले हैं, उसके बाद 1 महीने के बाद या फिर 15 दिन के बाद उन्हें वैक्सीन दिए जाते हैं। तो फिक्स उनका शेड्यूल होता है और उसी अकॉर्डिंग उनको वैक्सीन दिए जाते हैं। व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन होता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर डिसीज हमें ना हो, इसके लिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? वैक्सीन को दिया जाता है। अ वैक्सीन इज प्रोड्यूस इन अ लैबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स दैट गिव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। जैसे कि छोटे बच्चों में आपने देखा होगा पोलियो दिया जाता है उनको, या फिर उसके बाद टीबी का भी, ट्यूबरकुलोसिस का भी उनको जन्म होते ही क्या दिया जाता है? वैक्सीन दी जाती है। ऐसे कई सारे वैक्सीन के नाम होते हैं। तो वो उनको क्या किया जाता है? पर्टिकुलर टाइम के बाद, फिक्स टाइम के बाद क्या किया जाता है? उनको दिया जाता है कि जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो अच्छे से बढ़ पाए और जो भी डिसीजेस बाद में अगर उनको होते हैं वो ना हो, तो उसके एंटीबायोटिक्स उनके बॉडी में क्या होते हैं? फिर प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण आगे जाके उनको वो डिसीजेस अगर होते हैं तो वो जो एंटीबायोटिक्स जो हमारे अंदर होते हैं या फिर एंटीबॉडी जो बन जाती है वो उन डिसीजेस के अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं। If we have been vaccinated against any disease, our immunity, that means resistance to that disease, increases, so that the possibility of contracting that disease is greatly reduced। तो हमें कम चांसेस होते हैं वो डिसीज होने के, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है उन डिसीजेस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। Microbes are also used in processes like tanning of skin, production of ropes and string from wage। Some microbes use ऑयल फॉर देयर ग्रोथ। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं? ऑयल को यूज करते हैं। सच माइक्रोब्स आर यूज टू क्लियर अ लेयर ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए ओशन
और लेक फॉर्म ड्यू टू अ लीक और अ स्पिल, दैट मीन्स टू क्लियर ऑन ऑयल अ स्लिक। जैसे कि आपने सुना होगा कि बड़ी सी शिप्स जो होती है वो ऑयल को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके अगर जाते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, अगर बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली अगर वहाँ पे ऑयल लीकेज हो जाता है या फिर ऑयल के जो कंटेनर होते हैं वो किसी कारण अगर शिप से बाहर गिर जाते हैं पानी के अंदर, ओशन के अंदर, और ऑयल लीक हो जाता है तो ऑयल का पूरा लेयर जो है ओशन फ्लोर पे जो फ्लो क्या कह सकते हैं पानी का सरफेस जो होता है, ओशन वाटर का सरफेस होता है, उसके ऊपर फैल जाता है। तो उस जगह पे क्या किया जाता है, इस तरीके के जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि अपने ग्रोथ के लिए ऑयल को यूज़ करते हैं, उनको वहाँ पे रिलीज किया जाता है, उनको छोड़ा जाता है, जिसके कारण वो क्या करे, अपने ग्रोथ के लिए वो पूरा ऑयल को यूज़ कर ले, और जिसके कारण ऑयल जो भी फ्लोट होता होगा पानी के ऊपर या फिर उसका जो लेयर बना हुआ है वो वहाँ से हट जाए। Farm waste, human urine and feces, wet garbage, etc. is collected and used in a biogas plant to produce biogas and fertilizers. बायोगैस के लिए बायोगैस प्लांट जो होते हैं उनमें ये सारे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूज़ किया जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। व्हाट हैपन्स टू द स्वीट मीट और ब्रेड फॉरगटन इन अ लंच बॉक्स फॉर 3 और 4 डेज। क्या होता है, ये आपने भी देखा होगा कि फंगस वहाँ पे लग जाता है उस ब्रेड के ऊपर या फिर जो चपाती भाजी जो भी आपका बचा होगा उस लंच बॉक्स में। If jars of pickles, jams, मुरम्बा जो हम बनाते हैं etc. are open after a long time, a round layer of white scum or black particles may appear to have formed on the surface. अगर जो पिकल्स के आचार बनाते हैं, मुरम्बा अगर हम बनाते हैं तो उनका जार्स अगर ऐसे ही खुला आप अगर छोड़ दोगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कुछ वाइट स्कम में से वाइट पार्टिकल्स, ब्लैक पार्टिकल्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। इन समर मिल्क एंड मीट गेट स्पॉइल्ड क्विकली, दूध खराब हो जाता है जल्दी से। अगर मीट होता है तो वो भी खराब हो जाता है समर सीजन में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फंगस ग्रोज क्विकली ऑन मॉइस्ट एंड स्टेल फूड, व्हाट डू वी डू विथ सच स्पॉइल फूड एंड वाई। कि फंगस लग जाता है, अगर हम चपाती भाजी अगर देखेंगे या फिर जहाँ पे मॉइस्ट होता है, खराब खाना अगर होगा 1-2 दिन का तो उसमें भी फंगस लग जाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्पॉइल फूड अगर होता है तो एंड किस तरीके से हम उसे स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। फूड पॉइजनिंग, एज दे यूज फूड स्टफ फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन सम माइक्रोब्स रिलीज टॉक्सिक मटेरियल। कि फूड के ऊपर कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें पता है कि अगर एयर में प्रेजेंट है, अगर खाना हमारा खुला छुड़ा छोड़ दिया है हमने तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे उस खाने में जा सकते हैं एयर के थ्रू, एयर उनका मीडियम बन सकता है, और उस खाने में अगर माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए उस मटेरियल को, फूड मटेरियल को यूज़ तो करेंगे ही, साथ ही वो क्या करते हैं कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स को रिलीज करते हैं, और वो एंट्रोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो फिर हमारे खाने में मिक्स हो जाते हैं, और उसके कारण वहाँ पे क्या होता है टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। एंट्रोटॉक्सिन्स मीन्स क्या, टॉक्सिक मीन्स क्या कि जिसमें जहरीले हम कह सकते हैं कि टॉक्सिन्स प्रेजेंट होता है। ऐसे मटेरियल और ऐसे चीज़ें अगर ऐसा मटेरियल अगर मिक्स हो जाता है हमारे फूड में तो क्या होगा, फिर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है, और जिसके कारण हमें लूज मोशन, वोमिटिंग भी हो सकता है। फूड पॉइजनिंग वर्ड आपने सुना होगा कि खाना खराब खाने के कारण। तो खाना खराब होता है मीन्स क्या कि वहाँ पे माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फूड मटेरियल को तो यूज़ करते ही है अपने ग्रोथ के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ टॉक्सिन्स को क्या करते हैं वो रिलीज करते हैं जो कि खाने में मिक्स हो जाते हैं, और वही खाना अगर हम खाएंगे तो फिर क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, और जिसके कारण हमें लूज मोशन, वोमिटिंग, पेट दर्द वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं। हाउ विल यू नो दैट फूड स्टफ इज स्पॉइल, हमें कैसे पता चलेगा कि फूड स्टफ जो खाना है वो खराब हुआ है, क्योंकि उसके अंदर से स्मेल आने लगती है, उसका कलर चेंज होता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक वाइल परचेसिंग फूड एंड वाई, अगर आप फूड को परचेस करते हो बाहर से तो आपको क्या करना चाहिए कि वहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो आपको देखना होगा, पैकेजिंग कहीं से लीक नहीं है ये भी आपको चेक करना होगा। Why do food poisoning incidents occur during a marriage or other community feast? अगर मैरिजेस होती है, कम्युनिटी फीस्ट कोई होती है जहाँ पे हम लोग खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे फूड पॉइजनिंग के चांसेस को बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो अगर उसे वो लोग ढक के नहीं रखेंगे या फिर उन्हें गर्म करके नहीं रखेंगे तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, और जिसके कारण क्या हो सकता है कि खाना जो है वो ख़राब हो सकता है, और वही खाना अगर सारे लोग एक साथ खाएंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, और सारे लोगों को एक साथ जो सिम्टम्स होते हैं फूड पॉइजनिंग के वो दिखाई देंगे। पैथोजेंस डिक्रीज प्रोड्यूसिंग microorganisms. Pathogens may be present in water bodies contaminated with sewage and dirt from the surrounding, in food left uncovered in hygienic condition with houseflies,
सिटिंग ऑन इट एक्सेट्रा। पैथोजेंस जो होते हैं वाटर में प्रेजेंट होते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, जो डर्ट हमारे सराउंडिंग में होती है उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और इसके कारण अनकवर फूड अगर हम ऐसे ही अनहाइजीनिक कंडीशन में रख देंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है एयर के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर गंदा पानी हम लोग खाना बनाने में यूज़ करेंगे तो उसके अंदर वो जा सकते हैं। उसके बाद जो हाउस फ्लाइज जो होती है उन वो क्या करती है कि ऐसे जो ख़राब चीज़ें होती है उसके ऊपर अगर बैठ जाती है तो उनके लेग्स के ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक हो जाती है। और वही अगर वो जो फ्लाइज होती है वो हमारे फूड के ऊपर जाके बैठ जाएंगे तो क्या होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस फूड में चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है फूड खराब हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे वी मे फॉल इल विद डिसीज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक एमोबाइसिस, टाइफाइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो एक्सेट्रा। तो वही खाना अगर हम खाते हैं तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे और इस तरीके के डिसीजेस हमें होते हैं। पैथोजेंस आर रिलीज इन द एयर व्हेन अ पर्सन हैविंग एन इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्नीज और कफ। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस समय स्नीजिंग जब होती है, हमें छींकें आती है, कफ होता है, हम खांसते हैं तो उस समय क्या खांसी आती है तो उस समय क्या होता है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वही फिर क्या होते हैं एयर में मिक्स हो जाते हैं। अ हेल्दी पर्सन में गेट इन्फेक्टेड विद सच पैथोजेंस आर ब्रीदिंग इन द सेम एयर एंड कॉन्ट्रैक्ट डिसीज लाइक अ कॉमन कोल्ड, कफ, डिप्थेरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। और फिर हेल्दी पर्सन जो कि ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के अराउंड होते हैं तो ब्रीदिंग करने के टाइम क्या होगा, वही जो एयर जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीजिंग के कारण, कफ के कारण वहाँ पे एयर में चले जाते हैं, वही एयर ब्रीदिंग के थ्रू अगर हमारे अंदर चली जाती है, जो ऐसे इंसान की जिसको कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी पर्सन होगा तो उसको भी वो बीमारी लग सकती है। और उसके कारण जैसे कि कोल्ड, कफ, डिप्थेरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस ऐसे ही डिसीजेस होते हैं कि जो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। Mosquitoes reproduce in places like a help of garbage, drains, stagnant water, etc. Microbes that cause diseases like malaria, dengue, उसके बाद है एलिफेंटाइसिस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जिका फीवर एक्सेट्रा। तो जो मॉस्किटो जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो गार्बेज, सीवेज, ड्रेन वाटर होता है, जमा पानी जो होता है वहाँ पे होते हैं और उनके कारण फिर मलेरिया, चिकनगुनिया, जिका फीवर ऐसे कई सारे, डेंगू हो, ऐसे जो डिसीजेस होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। गेन एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, अगर हमें बाइट करती है तो उनके कारण हमें ये सारी बीमारियां हो सकती है। ऑलवेज रिमेंबर ईट फ्रेश एंड प्रॉपर्ली कवर फूड। तो हमें हमेशा का क्या करना चाहिए, जो हमारा खाना होता है वो कवर करके रखना चाहिए, उसके बाद हमें खाना चाहिए और हमेशा फ्रेश ही खाना खाना चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, होल्ड अ हैंकरचीफ ओवर यूर माउथ एंड नोज वेन यू कप एंड स्नीज। जब आप लोग आपको छींके आती है, खांसी आती है तो उस समय आपको आपका हैंकी जो है आपके मुंह के ऊपर रखना चाहिए, कवर करना चाहिए अच्छे से। डोंट अलो गार्बेज एंड वाटर टू एक्यूमुलेट अराउंड योर हाउस। आपके हाउस के अराउंड कोई भी गार्बेज ना हो या फिर पानी जमा ना हो, ये आपको देखना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि इस तरीके के जो डिसीजेज जो हमें एयर के कारण होती है या फिर फूड के क्या स्टेल फूड हो या फिर खराब फूड के कारण होते हैं या फिर खराब पानी के कारण होते हैं, वो नहीं होंगे। स्वच्छ भारत अभियान, ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल डिसीजेस ऑकर ड्यू टू अनक्लीनलीनेस। 80% जो डिसीजेस होते हैं मोस्टली किसके कारण होते हैं, अनक्लीनेस। अगर हेल्थ और हाइजीन के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे, क्लीनलीनेस अगर हमारे घर में, घर के बाहर नहीं होगा तो उसके कारण हमें डिसीजेस हो सकते हैं। कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, अवॉइडिंग लिटर एंड डिस्पोजिंग गार्बेज प्रॉपरली, अवॉइडिंग डिफेकेशन इन द ओपन आर सम ईजी वेज टू स्टॉप द स्प्रेड डिसीजेस। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, तभी हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। द स्वच्छ भारत अभियान इज अ नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड सेवरल ईयर्स एगो टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट पब्लिक हाइजीन अलॉन्ग विद हैबिट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। कि पर्सनल हाइजीन के साथ साथ जो पब्लिक हाइजीन होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वही इस प्रोग्राम के द्वारा लोगों को बताई गई थी। लेट अस पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट बाय स्टार्टिंग अ क्लीनलीनेस ड्राइव इन अवर स्कूल एंड नेबरहुड। हमारे पड़ोस में हो या हमारे स्कूल में हो, इस तरीके के स्वच्छता अभियान हम लोग कर सकते हैं। विच डिसीज डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में कौन से डिसीजेस होते हैं, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मेक श्योर टू चेक इज द वाटर टैंक एंड द वाटर इन इट क्लीन। कि जो वाटर टैंक होते हैं वो पानी, उसमें जो पानी है वो क्लीन है या नहीं, ये हमें चेकआउट करना चाहिए। आर द वाटर टैंक्स एंड टॉयलेट्स इन द स्कूल क्लीन। स्कूल के अंदर जो भी टैंक्स होती है, टॉयलेट्स होते हैं, वो क्लीन है क्या नहीं, ये हमें चेक करना चाहिए। इज द वाटर दैट एक्यूमुलेट्स इन पॉट्स, टायर्स, कैन एक्सेट्रा अराउंड द हाउस ड्रेन प्रॉम्प्टली। कि हमारे घर के अराउंड अगर कोई खाली बर्तन है, टायर्स है, कैंस होती है, उनमें अगर पानी जमा है तो उनके ऊपर क्या हो सकते हैं,
मॉस्किटोज की संख्या बढ़ सकती है, जिसके कारण हमें उनसे स्प्रेड होने वाले डिसीजेस हो सकते हैं, तो वो हमें चेकआउट करना चाहिए कि इस तरीके से पानी कहीं पे जमा ना हो। आर द वाटर स्टोरेज कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली? वाटर स्टोरेज जो कंटेनर्स होते हैं उनको रेगुलरली हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। डू यू नो में देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन वी हैव फीवर, कि हमें फीवर आता है, एक्चुअल में वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर अवर बॉडी, अवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स एक्टिंग एंड बॉडी टेम्परेचर राइजेस। अगर हमारे हेल्दी बॉडी में कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एंटर कर लेते हैं, तो उस समय हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है उसके अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है राइज मीन्स क्या, इंक्रीज हो जाता है। दिस डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण फिर क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। द साइट ऑफ एन इंजुरी ऑल्सो फील्स वार्म फॉर द सेम रीजन। तो जब हमें इंजुरी होती है तो उस समय भी सेम इसी तरीके से होता है कि इंजुरी के कारण जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उस समय उनके अगेंस्ट लड़ने के कारण हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उसके कारण उनकी जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो कम हो जाती है। What is the correlation between the normal body temperature of humans, which is 37 degrees Celsius, the optimum temperature for the growth of microorganisms 15 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो उतने में वो क्या कर लेते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होने लगती है। और अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे हमने पहले ही देखा, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हमें बढ़ता है, फीवर आता है, तो उस समय क्या होता है कि वो टेम्परेचर उनके लिए सही नहीं होता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, और इसके लिए उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। व्हाट हैपन्स इफ क्लोथ्स रिमेन डैम्प इन अ रेनी सीजन? रेनी सीजन में अगर डैम्प प्लेस के अंदर आपने क्लोथ्स डाले हुए तो क्या होगा, तो वो सूखते तो नहीं है, लेकिन उनसे हमें क्या होती है, अजीब सी स्मेल आने लगती है। व्हाट आर द ब्लैक और वाइट स्पॉट समटाइम्स सीन और गनी बैग्स? जो बैग्स होती है, हमारी गनी बैग्स जो होती है, उनके ऊपर अगर आप देखोगे तो कई बार ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स आने लगते हैं। या फिर जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, जैसे कि डैम्प प्लेस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे व्हाइट कलर का, अगर ज़्यादा देर तक आप रखोगे, 4-5 दिन तक अगर आप देखोगे वहाँ पे, तो व्हाइट एंड ब्लैक कलर के आपको डॉट्स वहाँ पर भी दिखाई देंगे। वाई आर लेदर आर्टिकल्स लाइक अ पर्सेस, वॉलेट्स, बेल्ट्स, फुटवेयर ऑलवेज पॉलिश बिफोर स्टोरिंग अवे? अगर आपको स्टोर करनी है ये सारी चीज़ें, लेदर से बनी हुई चीज़ें, तो उनको पहले पॉलिश करके रखना होता है। व्हाट इज अ पाउडरी मटेरियल फाउंड इन ओल्ड करेंसी नोट्स और ओल्ड रबर और पेपर? जो ओल्ड क्या होते हैं, करेंसी, जो नोट्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर पाउडर डाली जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो इन सारी चीज़ों को खराब कर सकते हैं, जिनके कारण हमें क्या करना होता है कि डैम्प प्लेस में हम लोग रेनी सीजन में कपड़े नहीं डालना चाहिए, ऐसी जगह की खुली हवा आती हो वहाँ पे डालने चाहिए। उसके बाद जो हमारे लेदर आर्टिकल्स होते हैं उनको पॉलिश की जाती है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली वहाँ पे क्या नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं रह सकते, या फिर उन चीज़ों को खराब नहीं कर सकते हैं। ऑल द मटेरियल्स मेंशन अबव, गनी बैग्स, कॉटन क्लोथ्स, पेपर, रबर एक्सेट्रा आर प्लांट्स प्रोड्यूस, एंड लेदर इज एन एनिमल प्रोडक्ट। लेदर भी क्या होता है, एनिमल प्रोडक्ट होता है। इन अ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर फंजाई एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन दिस आर्टिकल्स एंड स्पॉइल और डैमेज देम। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग क्या कर सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं, और सारी चीज़ें जो है हमारे डैमेज कर सकते हैं। इनके लिए ये सारे प्रिकॉशंस हमें लेनी होती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये सेकेंड पार्ट है लेसन का वो अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।